सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आईटीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं, जिसके ही हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं जो होती है, उनके अंदर इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनके अनुसार क्राफ्ट्समैन बनाए जाते हैं। क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है वहाँ पे काम करने वाले लोग, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के पीछे कुछ वजह थी। पहले के ज़माने में जब इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, उस समय पे डायरेक्टली लोगों को रिक्रूट किया जाता था, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था। उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर उनको वर्क करवाने के लिए। और जो बंदा एक मशीन पे काम करता था, वो उसी मशीन पे एंड तक काम करता रहता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसको उसी मशीन के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती थी और किसी चीज़ों का उसको ट्रेनिंग नहीं होता था। सो इसकी वजह से क्या हो गया कि अगर किसी मशीन को चलाने वाला बंदा एक दिन ना आए, तो वो मशीन वैसे के वैसे बंद हो जाती थी। फिर इंडस्ट्री को ये ज़रूरत आ पड़ी कि हमारे पास में ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि हर किसी मशीन पे काम करे, हर किसी मशीन को वो रिपेयर कर सके, मशीन्स के बारे में उनको सही तरीके का नॉलेज हो। और इसी के वजह से गवर्नमेंट के साथ में टाई अप होके फिर क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हो गया। और फिर इसी की वजह से इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड मैन पावर है, ये मैन पावर मिलना चालू हो गया। मैन पावर का मतलब होता है कि वर्कर्स मिलना चालू हो गए। तो ये वर्कर्स एज ए टेक्नीशियन के तौर पे भी काम करते हैं, क्राफ्टमैन के तौर पे भी काम करते हैं, इंजीनियर्स के तौर पे भी काम करते हैं। डिपेंड्स कि उन लोगों ने किस तरीके से अपना नॉलेज गेन किया है। सो आपके पास अगर अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप एज अ टेक्नीशियन के तौर पे भी काम कर सकते हो, एज अ इंजीनियर के तौर पे भी काम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर और आपके नॉलेज के गेनिंग के ऊपर, आप कितना नॉलेज लेते हो यहाँ से। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ सीखी है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री से रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग होता है, वो दिया जाता है। तो इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे कि हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स कहते हैं। ये हमारे मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो साइंस, साइंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो बहुत सारे मेटल्स के साथ में हम लोगों को काम करना पड़ता है, बहुत सारे मोशंस के साथ में काम करना पड़ता है। मोशंस का मतलब होता है बहुत सारे मशीन से उनके पार्ट्स घूमते हैं। तो अगर हम लोगों को उसके पीछे का साइंस नहीं पता है, तो देखो टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी साइंस के साथ में जुड़ा हुआ है, साइंस के साथ में वो चलती है। तो अगर आपको साइंस बराबर मालूम नहीं है, तो आप नहीं बता सकते कि वो मशीन का पार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। चाहे आपके घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाले छोटे छोटे मशीन के पुर्जे होने दो या इंडस्ट्रियल मशीन्स होने दो, ये सभी एक साइंस और टेक्निक से चलते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, इसके पीछे साइंस छुपा हुआ है। तो इसीलिए वो इंडस्ट्रियल साइंस हम लोग वहाँ पे सीखते हैं, सेम एज इट इज इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन यूज कहाँ पे होता है? तो कोई भी मशीन का जो पार्ट होता है, वो मशीन का पार्ट। सो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने वाले बंदे इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह पे काम करने के लिए चले जाते हैं। अलग अलग जगह पे वो अपना स्किल दिखाते हैं, स्किल आजमाते हैं। ऐसे समय पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे उनको ड्राइंग देख के मशीनों को जोड़ना होता है, या ड्राइंग देख के उन मशीन के पार्ट्स बनाने होते हैं। तो ऐसे समय पे उनको ड्राइंग के बारे में सही नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और जो बंदा ये चीज़ अच्छे तरीके से गेन करता है, वो आगे जाके डिज़ाइनिंग सेक्टर में भी काम कर सकता है। सो इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब्जेक्ट जो होता है, ये हमारे साथ में जुड़ा हुआ रहता है। जिसको अच्छे तरीके से इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नॉलेज आ गई, वो बंदा एज अ डिज़ाइनर के तौर पे भी आगे जाके काम कर सकता है, खुद को उसके अंदर भी स्किल्ड बना सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसको सीख के वो अपने डेवलपमेंट खुद कर सकता है। उसके बाद वो किसी इंडस्ट्री में एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज के तौर पे काम कर सकता है। सो
यहाँ पे ड्राइंग का इतना सारा इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट जो है ये है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं, जिसके साथ में आईटी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हम लोगों को सिखाए जाते हैं। मतलब क्या है, सामने वाले से किस तरीके से बात करना है, आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, सामने वाला बंदा कैसे है। अगर आप सही तरीके से बात नहीं करोगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा सिखाई जाती है। उसके साथ में ही कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी वहाँ पे हम लोगों को मिलता है। सो जिसकी वजह से हम लोग हमारी लाइफ में आगे प्रोग्रेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर हम लोग बात करें तो आपको इंडिया में काम करना है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी जनरल लैंग्वेज से किसी के साथ में मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती लोकली बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अब्रॉड जाना है, बाहरी देश में काम करने के लिए जाना है, शिपिंग में काम करना है, तो ऐसे समय पे आपको आपकी लैंग्वेज कभी काम में नहीं आएगी। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी की लैंग्वेज है उसको आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसी को हम लोग क्या कौन सी लैंग्वेज के तौर पे जानते हैं, तो इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसे है कॉमन लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में कोई भी बंदा उसको समझ सकता है। मोस्ट ऑफ वो लोग उसी के ऊपर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये एक जनरल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो गई। जिसको इंग्लिश अच्छी तरीके से आता है वो कहीं भी जाके अपना डेरा जमा सकता है। ये सिंपली बताने की बात हो गई। तो अगर आपको किसी और कंट्री में जाके अपना नसीब आजमाना है या जॉब करना है तो ऐसे समय पे आपको कम्युनिकेशन के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये इंग्लिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। और वही एम्प्लॉयबिलिटी या कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, आपको सिखाया जाता है। अभी बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को राइटिंग वर्क जो है, या राइटिंग वर्क कम करके उसको क्या किया गया है, कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने के लिए लगा दिया गया है। इसी की वजह से आपको यहाँ पे आईटी लिटरेसी का एक स्पेशल क्लास जो है, ये क्लास दिया जाता है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। जिसकी वजह से आप कहीं भी आपके वर्क से रिलेटेड कोई भी काम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। जिन जिन बंदों को बेसिक नॉलेज अगर कंप्यूटर का है वो कहीं भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, अपना जो भी वर्क है उसकी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह से पेपर वर्क पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और इसी से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग जो है ये आपको दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारे ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल्स। सो यहाँ पे आने वाले सभी लोगों को एक चीज़ कही जाती है, विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी इज ब्लाइंड एंड विदाउट थ्योरी प्रैक्टिकल इज ब्लाइंड। मतलब क्या है, हमारे साथ में जो हमारी थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है, ये एक दूसरे के साथ में जुड़ के चलता है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन में रहता है। अगर आपको थ्योरी का नॉलेज अच्छा है और प्रैक्टिकल मालूम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। या आपको प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से आता है लेकिन थ्योरी मालूम नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप हमेशा नीचे ही रहोगे। इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों हमारे साथ में चलते हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं, आगे पीछे नहीं चलते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो थ्योरी होती है, इस थ्योरी के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें किसी मेटल्स के बारे में, तो उन मेटल्स की पूरी जानकारी उसके अंदर दी जाती है कि वो मेटल क्या फंक्शन करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उससे हम लोग कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, कहाँ पे वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो हमारी थ्योरी से मिलता है। और उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे करने हैं, तो उसको हम लोग रियल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकल के थ्रू अप्लाई करते हैं। जिसका बेनिफिट क्या होता है, हमारी जो थ्योरी होती है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जब हम लोग थ्योरी में सीखे हुए सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी इज ब्लाइंड एंड विदाउट थ्योरी प्रैक्टिकल इज ब्लाइंड। दोनों का वैल्यू तभी रहेगा जब हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी को और अच्छी तरीके से समझ के, सीख के खुद को और ज़्यादा स्किलफुल बनाए।
तो ये जानकारी मैंने आपको आईटीआई के बारे में और उसके अंदर सिखाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिकली दी है। लेकिन ये आईटीआई जो है, ये आईटीआई या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये कुछ संस्थाओं के नीचे काम करता है। कुछ और इंस्टीट्यूशंस है जिनके अंडर ये आईटीआई का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये कौन सी संस्था है जिनके अंदर ये काम होता है? तो हमेशा ध्यान में रखना है, हम लोग का जो बोर्ड होता है, आईटीआई का जो बोर्ड है, ये डीजीईटी है, न्यू दिल्ली। जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी लेनी है। जैसे कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहा जाता है, उसके अंडर डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर जो होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये लोग वर्क करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, देखो मोदी ने एक घोषणा की थी स्किल इंडिया की। तो स्किल इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ये किनके थ्रू आया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये संस्था क्या काम करती है? तो इसका मेन फोकस होता है कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स है या ट्रेनिंग सेंटर्स है, उनको और अच्छे तरीके से स्ट्रांग बनाना, अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है ये और अच्छी तरीके से हो। इंडस्ट्री की ग्रोथ किसकी वजह से होगी? क्या किसी सुपरवाइजर की वजह से होगी या उसके मालिक की वजह से होगी? नहीं। इंडस्ट्री की ग्रोथ तभी होगी जब इंडस्ट्री में काम करने वाली जो मैन पावर है वो वेल एजुकेटेड हो और उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए। ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा? वो ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? उसका पूरा लेखा जोखा जो होता है या उसका शेड्यूल जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर तय किया जाता है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी जानी चाहिए और उसको किसके थ्रू दिया जाता है, उसको किसको सौंपा जाता है, वो देखने के लिए तो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो ये दो वहां पे क्या किए गए हैं, पार्ट्स बनाए गए हैं, दो सेक्शन बनाए गए हैं जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? आईटीआई का ट्रेनिंग और आईटीआई के 2 साल कंप्लीट होने के बाद या 1 साल का ट्रेनिंग है तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आगे का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उनके ऊपर कंट्रोल करने का, नजर रखने का काम करते हैं। उनका ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए वो तय करने का काम करते हैं और उसका पूरा इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे भेजते हैं? आगे, जिसको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जिसको डीजीटी के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डीजीईएनटी। ये दो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर क्या होता है, आपकी आईटीआई में ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाने वाला चाहिए, उसके अंदर कितने स्किल्स होने चाहिए, कौन से स्किल्स की इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, ये सभी इनके थ्रू क्या किया जाता है, डीजीटी और डीजीईएनटी के थ्रू क्या किया जाता है, तय किया जाता है। कौन से रूल अप्लाई करने चाहिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सभी तय करने का काम कहाँ पे होता है? डीजीटी एंड डीजीईएनटी। डीजीटी का काम क्या होता है? आईटीआई जो होते हैं ये आईटीआई के अंदर जो ट्रेनिंग दिया जाता है उन ट्रेनिंग्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, स्टूडेंट का स्किल लेवल कितना है, ट्रेनीज का स्किल लेवल कितना है, वो देखने का और उसको इंक्रीज करने का काम जो होता है। उसके लिए जो भी अलग अलग ट्रेनिंग्स देने हैं, कौन किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, वो सभी देखने का काम कौन करता है? डीजीईटी करती है। और डीजीईटी का काम क्या होता है? जब आपका आईटीआई का ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर होती है उस एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, आपके लिए जॉब किस तरीके से पैदा हो सके, वो देखने का काम कौन करता है? डीजीईएनटी। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपका जब 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है
तो वो डीजीटी का ट्रेनिंग होता है। और डीजीईएनटी क्या काम करता है, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, आईटीआई कंप्लीट होने के बाद इंडस्ट्री में जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जब कोई बंदा आईटीआई का 2 साल कंप्लीट करता है या आईटीआई का ट्रेनिंग जब कंप्लीट करके इंडस्ट्री के अंदर एंटर होता है, तब उसको इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी सेफ्टीज है, रूल्स रेगुलेशन, ये मालूम नहीं होते। बहुत सारे टाइप्स की अलग अलग इंडस्ट्रीज दुनिया में है, तो हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना कुछ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वर्किंग करने के कुछ तरीके होते हैं। तो वो वर्किंग का तरीका और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी बंदे को समझ में आए, इसके लिए उसको क्या किया जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में डाला जाता है। तो वहां पे क्या होता है, उसको इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर के साथ में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंदर वो बंदा क्या काम करता है, तो इंडस्ट्री में काम कैसे चलता है वो सीखता है, किस तरीके से खुद को सेफ रखना है वो सीखता है, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में खुद को कैसे ढालना है वो सीखता है, और इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सभी चीज़ें वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में सीखता है। और उसके बाद वो अपनी एक एग्ज़ाम देता है जिसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एग्ज़ाम कहते हैं। वो एग्ज़ाम देने के बाद जब वो बंदा पास आउट हो जाता है वहाँ से, तो इंडस्ट्री के लिए ये नॉर्म्स होते हैं कि वो बंदा जो पास आउट हो गया है, ये अभी इंडस्ट्री के लायक काम करने वाला एक क्राफ्ट्समैन है, जो फुलफिल दिए गए सभी मापदंडों के ऊपर सही तरीके से बैठा है। तो इंडस्ट्री उसको अपने यहाँ पे काम करने के लिए ले लेती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इन संस्थाओं के थ्रू क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल का स्पेशल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है। विदाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके आईटीआई के सर्टिफिकेट को वैल्यू जो है, ये वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री के रिलेटेड जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इंडस्ट्रियल वर्क एटमॉस्फेयर का जो ट्रेनिंग होता है वो आपको इंडस्ट्री में जाके लेना पड़ता है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। उस समय पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि वो टाइम पे आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, एज अ ट्रेनी क्राफ्टमैन के तौर पे वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री उस समय पे ट्रेनिंग की जो भी आपकी लागत है वो आपको पे करती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि आईटीआई कौन से संस्थाओं के थ्रू वर्क करता है। फर्स्ट कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। उनके अंडर कौन आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी जिसको कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है डीजीईएनटी। इनके अंडर हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है, ये इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं। तो खाली आईटीआई ही इनके अंदर काम करता है क्या, तो नहीं, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लाइंड लोगों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था है, वो भी इनके अंदर काम करती है। हैंडीकैप लोग हैं उनको भी, सो अलग अलग है। तो किसी को हाथ नहीं है, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने वाली अलग संस्था है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनके अंदर काम करती है, खाली आईटीआई नहीं। उसके बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग संस्थाएं हैं, अलग अलग दूसरी जगह पे ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं, वो इनके अंडर काम करती है। सो डीजीईएनटी जो है, या डीजीईएनटी एंड डीजीटी, ये दोनों के अंदर आईटीआई के अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती है ट्रेनिंग देने का। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर डीजीटी। तो मैंने आपको पहले ही बोला है बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनके अंडर काम करती है। तो उनमें से अगर हम लोग देखेंगे तो 13,315 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं डीजीटी के अंदर। उसके अंदर 31 सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, 10 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बाद 2 एटीआई एंड ईपीआई एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशंस वर्क कर रहे हैं। ये भी अलग अलग संस्थाएं हैं। उसके बाद 2 फॉर्मन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनको एफटीआई के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, 1 नेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, एनवीटीआई जिसको कहा जाता है, ये औरतों के लिए, लेडीज लोगों के लिए है।
फिर 15 रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लेडीज लोगों के लिए, आरवीटीआई के नाम से उनको पहचाना जाता है, खाली लेडीज लोगों के लिए ही वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देती है। फिर 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो ट्रेनर्स होते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, जो लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम जो संस्थाएं करते हैं, ऐसी प्राइवेट 12 संस्था जो है, 12 संस्थाएं जो है ये डीजीटी के अंदर काम करती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग संस्थाएं होती है वो ऐसी 2 संस्थाएं इनके साथ में जुड़ी हुई है। फिर सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSTRI, ये डीजीटी के साथ जुड़ी हुई है। ये जो सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको CSTRI कहते हैं, तो ये CSTRI में ट्रेनिंग लेने वाले जो बंदे होते हैं या जो लोग होते हैं, यही हमारा जो सिलेबस है ये सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। और वो डिज़ाइन किया हुआ सिलेबस कहाँ पे आता है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया जिसको निमी कहा जाता है। सो हमारे अगर बुक्स को हम लोग देखेंगे तो उसके ऊपर निमी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट निमी। तो ये निमी जो है, ये निमी हमारी जो भी मीडिया होती है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया होती है, उनको बनाने का काम करता है। सो यहाँ पे उस निमी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे IAS IPS लोग वर्क करते हैं। फिर इंडस्ट्री के अंदर के बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में बड़े बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री के मालिक से, वो भी वहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। जो भी वो क्या काम करते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं निमी में, तो इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे कंपनी में क्या चीज़ की ट्रेनिंग वर्कर लोगों को नहीं है और कौन सी ट्रेनिंग देनी है, वो गवर्नमेंट को बताने का काम करती है। और गवर्नमेंट उसके हिसाब से निमी को ये सजेशन देती है या CSTRI को ये सजेशन देती है कि ये जो सिलेबस है इसके अंदर आपको इन पॉइंट्स को ऐड करना है। तो जब बंदा वो सीखेगा वो उस इंडस्ट्री के लायक काम करने वाला हो जाएगा और बाद में वो इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली काम के लिए जा सकता है। सो ये जो है, ये पहले जो ITS थे उसके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं थी। अभी के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर ये सभी चीज़ें और ट्रेनिंग में ये सभी चीज़ें इंक्लूड किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रेनिंग की वैल्यू उससे 10 गुना बढ़ गई है। और इसी की वजह से आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब की वैकेंसीज मिल जाती है। तो डीजीटी के अंदर आने वाली जितनी भी संस्था है उसमें से कुछ संस्थाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी हासिल की है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ITI के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। तो किस तरीके के स्ट्रक्चर में लोग काम करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो फर्स्ट जो होता है ये हमेशा, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल जिसको सुपरिटेंडेंट कहा जाता है वो सबसे टॉप में होता है, पहले नंबर पे आता है। उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जो कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लोगों का रिक्वायरमेंट जो होता है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। जैसे कि 2 साल का कंप्लीट हो गया ट्रेनिंग, 1 साल का कंप्लीट हो गया और उसको इंडस्ट्री में जॉब करना है या अप्रेंटिसशिप करनी है, तो कौन सा अप्रेंटिसशिप, कौन सी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल, ये देखना और वहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब अवेलेबल करवा के देने का काम किसका रहता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का काम रहता है। उसके बाद में होता है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का काम क्या होता है, सभी ऑफिशियल वर्क जो होते हैं उन ऑफिशियल वर्क्स के ऊपर नज़र रखना कि इंस्टीट्यूट का जो भी डेली रूटीन वर्क है वो किस तरीके से चल रहा है, और बाकी लोगों का जो रिपोर्ट बनता है, जो टीचर्स है, इंस्ट्रक्टर्स है, उनका जो रिपोर्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट्स वाइस प्रिंसिपल के थ्रू किसको किया जाता है, प्रिंसिपल को बताया जाता है। सो छोटे इंस्टीट्यूट जो रहते हैं जहाँ पे 500 से कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 500 से कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट होता है या ग्रुप इंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं।
सो जहाँ पे इंस्टीट्यूट बड़े लेवल में आते हैं, जैसे कि अपना इंस्टीट्यूट जहाँ पे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी पोस्ट होती है? प्रिंसिपल की। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे चार्ट में, तो उसमें फर्स्ट होता है ग्रुप इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, जैसे कि हमारे जैसे लोग। जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, रिलेटेड नॉलेज देना, और उनका ट्रेनिंग फुलफिल हो ये देखना, उनके ट्रेनिंग के सभी रिकॉर्ड्स रखना, कि जब कभी किसी इंडस्ट्री के थ्रू उनके लिए वैकेंसी आए तो वो इंडस्ट्री को बता सके कि ये स्टूडेंट्स ने किस तरीके से या इस ट्रेनी ने किस तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं। तो ये वोकेशनल इंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं? जब कोई ट्रेनिंग ऑफिसर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर जगह पे नहीं है, या फिर किसी और चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन देना है, अलाइड ट्रेड्स के बारे में, तो उसको सिखाने का काम इनके थ्रू किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो होते हैं ये इंस्ट्रक्टर्स फॉर अलाइड ट्रेड। तो इंस्ट्रक्टर फॉर अलाइड ट्रेड मतलब क्या है? आपका मैथ्स हो गया, या फिर थ्योरी में अलग अलग ट्रेड सिखाने हैं, जो बहुत सारे ट्रेड को मिला क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो जो अलाइड ट्रेड्स होते हैं, अलाइड ट्रेड्स मतलब आपके ट्रेड के साथ में जुड़े हुए दूसरे ट्रेड का नॉलेज देना है, तो उनको अलाइड ट्रेड इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। वो अलाइड ट्रेड का नॉलेज देते हैं। तो ऐसे ट्रेड इंस्ट्रक्टर से, ड्राइंग इंस्ट्रक्टर से, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट होते हैं, या फिर ऑडियो वीडियो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। सो ये सभी जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये कहाँ पे आते हैं? सबऑर्डिनेट स्टाफ के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस को कंट्रोल करता है, ऑफिस के सभी वर्क के ऊपर जो ध्यान रखता है। उसके बाद कौन से लोग आते हैं? तो अकाउंटेंट, क्लेरिकल स्टाफ, ओके, क्लीनिंग स्टाफ, ये सभी वहाँ पे आते हैं। उसके एंड में आता है सपोर्टिंग स्टाफ। सपोर्टिंग स्टाफ कहाँ पे आता है? जब कोई चीज कोई कोई बंदा किसी वजह से इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाता है, तो उस समय पे जो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है वो क्या काम करता है? उन लोगों का जो वर्क होता है वो वर्क क्या करता है? कैरी करता है, आगे ले जाता है। तो वो लोग होते हैं। फिर जहाँ पे हॉस्टल रहेगा वहाँ पे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, हॉस्टल क्लार्क होता है, और क्लीनिंग स्टाफ होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूट में स्टोर सुपरिटेंडेंट होते हैं, स्टोर कीपर होता है, असिस्टेंट स्टोर कीपर होता है, स्टोर अटेंडेंट होता है। तो इनका काम क्या है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या आईटी की रिक्वायरमेंट है, कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा सामान रिक्वायर्ड है, तो वो सभी देखना और उसको परचेस करने का काम कौन करते हैं? ये लोग रखते हैं। उसका रिकॉर्ड रखने का काम कौन करते हैं? ये सभी लोग रखते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर, कंपाउंडर एंड ड्रेसर्स। तो एक मेडिकल ऑफिसर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होना जरूरी होता है। अगर वो बड़े लेवल का है तो उसको सपोर्ट देने के लिए कंपाउंडर और ड्रेसर्स होने चाहिए। तो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मशीन्स के ऊपर लोग काम करते हैं। कभी कभार काम करते समय या ट्रेनिंग के समय वो अपना ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखते, सेफ्टी अच्छे तरीके से नहीं रखते, और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे समय पे मशीन से लगे हुए जो एक्सीडेंट्स या उसके घाव होते हैं, तो उनको अगर सही तरीके से सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उसका जो भी रिएक्शन होता है वो बहुत खराब हो सकता है। इसकी वजह से ऑन द स्पॉट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए मेडिकल ऑफिसर को वहाँ पे क्या किया हुआ रहता है? नियुक्त किया हुआ रहता है। सो ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है आईटीआई का जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमको देखना है अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे? जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में मेन हेड बॉडी में कौन कौन लोग हैं, ओके, जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे मेन मैनेजमेंट के लोग। फिर हम लोगों को सिखाने वाले लोग कौन से हैं, कौन लोग सिखाने वाले, हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट सिखाने वाले। तो इसके बारे में अगर हम लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी तो जब हम लोग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हम लोगों को उन लोगों से पहचान बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, और इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोगों को जो ट्रेनिंग देने वाले बंदे हैं उनके बारे में, या सर लोगों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू
सेंट जोसेफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको ही SJITI के नाम से पहचाना जाता है, जो कुर्ला वेस्ट में स्थित है। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए इंस्टीट्यूट के बारे में और उसकी मेन बॉडी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे ही आपने देखा होगा, जब आप इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर करते हो, ये पहचाना जाता है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूशंस के नाम से। तो इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें ही एक इंस्टीट्यूट है सेंट जोसेफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है, ये इंस्टीट्यूट जनवरी 1963 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी और इसका सबसे पहला जो ट्रेड चालू हुआ वो था मशीनिस्ट, जिसके अंदर आज के टर्नर, फिटर, मशीन ऑपरेटर्स जैसे ट्रेड का नॉलेज या ट्रेनिंग इंक्लूड किया हुआ था, जिसकी वजह से वो मशीनिस्ट ट्रेड जो था, ये मशीनिस्ट ट्रेड हायर डिमांडेबल ट्रेड था मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ से उस ज़माने में जो भी लोग सीख के गए हैं वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पोजीशन में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इंस्टीट्यूट बढ़ता गया, वैसे वैसे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे ट्रेड जो है, ये ट्रेड्स इंट्रोड्यूस किए गए या जिनको चालू किया गया, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे आज अपना ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। इसके बाद हम लोगों को उन लोगों के बारे में जानकारी लेनी है जो हमें आगे के 2 साल कुछ अलग सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोगों को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है, ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसकी वजह से हम लोग अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब पा सके। तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले जो टीचर्स है या इंस्ट्रक्टर्स है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जब भी कभी हम इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उन लोगों से हम लोग अच्छी तरीके से मिल सके, बात कर सके या उन्हें पहचान सके। तो उसमें से फर्स्ट जो है, ये है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मेंबर्स। मेन जो बॉडी है, उस बॉडी के मेंबर्स है। फर्स्ट तो है हमारे डायरेक्टर रेवरेंड फादर कॉलबर्ट डा सिल्वा, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट फोटो उन्हीं की है। सेकंड जो है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इनके अलावा एडमिशंस फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होता है, हमारे प्रिंसिपल अमर प्रभु सर। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे टीचर्स की टीम है जो आपको हमेशा गाइड करेंगी। आपके ट्रेड के लिए जो भी कंसर्न लोग हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, वही लोग यहाँ पे मैंने दिखाया है। उसमें फर्स्ट जो है, यह है मुकेश पाटिल सर, जो फर्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, GI, मतलब आपकी लीव्स, आपका एब्सेंटिज्म, आपका रिकॉर्ड, इनके ऊपर ध्यान रखने का काम जो करते हैं, यह है मुकेश पाटिल सर। उसके बाद है राम मूर्ति सर, सबसे पुराने इंस्ट्रक्टर, सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रक्टर है हमारे इंस्टीट्यूट में। बहुत सालों से वो इंस्टीट्यूट को अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे अलाइड ट्रेड्स स्टोर में कितना मटेरियल है, कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट को कौन से जॉब करने हैं, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, इन सभी के बारे में राम मूर्ति सर जो है, ये राम मूर्ति सर डायरेक्शंस देने का काम करते हैं इंस्ट्रक्टर्स को भी और हमारे सर्स को भी और प्रिंसिपल सर को भी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये है आपके ट्रेड इंस्ट्रक्टर राजन पाटिल सर, जो कि फिटर फर्स्ट ईयर को या आपकी बैच को सिखाने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो है,
ये है प्रणय पाटिल सर, जो कि मैं आपको ऑनलाइन थ्योरी पढ़ाने का काम करने वाला हूँ। मैं फिटर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को सिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है लैंसी सर, लैंसी डालमा। लैंसी सर हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर है। जब 2 सालों के बाद कोई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में कोर्स कंप्लीट करके बाहर जाता है तो उस समय पे उनके जॉब के लिए या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सभी रिक्वायरमेंट्स लैंसी सर के द्वारा पूरी की जाती है। उसके बाद है मिस्टर मैकॉल बुथेलो, जिनको हम लोग मैकॉल सर के नाम से पहचानते हैं। ये हमारे अकाउंटेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है समीर सर। समीर सर जो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ाने वाले हैं, मतलब ही इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है तेजस सर, तेजस भावसार सर। ये आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट जो है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करने वाले हैं। उसके बाद मंगेश सर, ये कंप्यूटर लिटरेसी या आईटी इंफॉर्मेशन का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने का काम मंगेश सर करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल सिखाने का काम लोबो सर का होता है, रोजारियो लोबो। उसके बाद इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशंस है, लाइब्रेरी को संभालना है, या बाकी सभी अरेंजमेंट करने हैं, या अदर कोई अथॉरिटी वर्क करना है, जब अमर सर अपनी जगह पे नहीं होते हैं तो उस समय पे वो सभी चीज़ों को देखने का काम जो होता है ये विंसी सर करते हैं। नेक्स्ट जो है ये है अनूप सर। अनूप सर जो ऑफिस में स्टूडेंट लोगों के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, लीव्स की है या फिर उनका कोई डाटा है वो कलेक्ट करना है, आपके रिजल्ट्स के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, तो वो सभी काम जो होता है ये अनूप सर के ज़रिए किया जाता है। जैसे कि कंसेशन फॉर्म्स प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को रेलवे के लिए, बस के लिए, तो वो सभी काम जो होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड ये अनूप सर देखते हैं। तो ये क्या है, तो हमारी टीम है जो आपको सिखाने का काम करने वाली है या अलग अलग वर्क में हेल्प करने का काम करने वाली है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि वर्किंग हावर्स, तो हमारे टोटल वर्किंग हावर्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो प्रैक्टिकल्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 25 हावर्स पर वीक दिए गए, मतलब हफ्ते में 25 हावर्स हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, मिनिमम 25 हावर्स। फिर थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन जो है उनके लिए 15 हावर्स डिवाइड किए गए। किस तरीके से, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 9 हावर्स जो है, 9 घंटे जो है ये ट्रेड थ्योरी के लिए होने चाहिए। उसके बाद 2-2 घंटे 2 हावर्स ईच वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद सॉफ्ट स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसके लिए मिनिमम 4 हावर्स हफ्ते में होने चाहिए। जिसकी वजह से आपका ट्रेनिंग जो है ये फुलफिल हो जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ये हावर्स जो है ये हावर्स दिए गए हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये मॉर्निंग 7:55 को स्टार्ट होता है, चालू होता है, और 12:15 12:15 पे ये लंच ब्रेक के लिए बंद हो जाता है, और दोबारा 1:15 को ये स्टार्ट होता है टिल 4:45 PM। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है यह है कुछ रूल्स। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब आप इंस्टीट्यूट में एंटर करोगे और जिस दिन आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि थ्योरी हो गया या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, जिस दिन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे उस दिन आपको कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म को पहन के ही क्लास में बैठना है।
जिस दिन आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो प्रैक्टिकल पूरा दिन रहेगा, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या दिया जाता है, एक ब्लू कलर का सूट दिया जाता है जिसको ही हम लोग एप्रॉन कहते हैं। वो एप्रॉन पहनना है और आपको वर्कशॉप में पूरा दिन आपका जो है व्यतीत करना है, खुद को काम में अपने एंगेज करना है। जिस दिन आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आपको आपका यूनिफॉर्म डालना है, और जिस दिन प्रैक्टिकल रहेगा उस दिन मॉर्निंग टू इवनिंग आपको एप्रॉन पहनना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ रूल्स सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो है कि आपका हैंडबुक, हर स्टूडेंट को एक हैंडबुक दिया जाता है जिसके अंदर उसके लीव्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। उसके अंदर पेरेंट्स के सिग्नेचर्स होते हैं, पेरेंट का ऑथोरिटी फॉर्म जो होता है वो ऑथोरिटी फॉर्म साइन किया हुआ रहता है। हमेशा ये फुलफिल होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसके अंदर आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, आपका जो एग्जाम का रिकॉर्ड होता है वो उसके अंदर मार्क किया हुआ रहता है। ईच मंथ आपकी जो एग्जाम्स होती है उसके मार्क्स और उसका रिजल्ट शीट उसके अंदर बनाया हुआ रहता है। कौन से महीने में कितने लीव्स लिए हैं उन लीव्स का रिकॉर्ड रहता है विथ पेरेंट सिग्नेचर। ये जो हैंडबुक है, ये हैंडबुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन 2 सालों में। अगर ये हैंडबुक खो जाता है किसी स्टूडेंट के हाथों से तो उसको एक तरीके से सीरियस गुनाह माना जाता है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम अगर ये गलती होती है किसी स्टूडेंट से तो उसको वहाँ पे एक लेटर जो है प्रिंसिपल के नाम से देना पड़ता है, और जो हैंडबुक होते हैं उसकी जो फीस होती है वो फीस भर के नया हैंडबुक वहाँ पे इशू करवाना होता है। इसीलिए हैंडबुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खो नहीं देना है। उसके बाद ये हमेशा ध्यान में रखना है, आपके पास सब्जेक्ट जो भी रहेगा उन सब्जेक्ट के बुक आपके पास होने चाहिए। मतलब जिस दिन जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाने वाला है उसका बुक आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग समझो पढ़ाना जा रहा है आज के दिन, तो उसके लिए आपके पास में इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो भी टूल्स इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपके पास होने चाहिए। आप किसी और से उनको नहीं मांगना है। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल करते समय आपके पैरों में सेफ्टी शूज होने चाहिए, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एप्रॉन पहनना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्यों होना चाहिए, तो आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे तब हम लोग ये भी सीखेंगे कि एप्रॉन पहनना क्यों जरूरी है, सेफ्टी शूज पहनना क्यों जरूरी है, सेफ्टी गॉगल्स क्यों डालना है, हेलमेट क्यों पहनना है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टीट्यूट्स से रिलेटेड जो भी रूल्स है उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब आपको लंच ब्रेक मिलता है या थोड़ा सा टी ब्रेक मिलता है तो इन ब्रेक्स में आप इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है। अगर आप चले भी गए और आपको किसी ने पकड़ लिया तो उस समय पे आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है। विदाउट एनी परमिशन आप इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको इंस्टीट्यूट के बाहर जाना है तो उसके लिए प्रिंसिपल की अथॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो प्रिंसिपल के परमिशन से आप इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर जा सकते हो, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे रूल्स है, तो इनको मैं वहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप धीरे धीरे उसके बारे में जान जाओगे। तो हम लोगों को इंस्टीट्यूट और उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके बारे में जो जानकारी हासिल करनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या की है, हासिल की है। यहाँ पे हम लोग हमारा ये जो मीटिंग है ये मीटिंग रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।